हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेपल लाइफ विद रुखसार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आप देख ही चुके थे कि मैंने कुछ प्रेपरेशन ऑलरेडी कर दी थी। मटन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल एंड मिंट एंड कोरिएंडर चटनी मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज़ कर दी हूँ। और आज मैं शेयर करूँगी मेरी शामी कबाब की रेसिपी, चिकन नगेट्स एंड माय फेवरेट डेट्स एंड इमली चटनी, उसे भी मैंने फ्रीज़ कर दी हूँ। तो आज हम सबसे पहले बनाएंगे शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने ले ली थी लगभग हाफ़ केजी के अराउंड बोनलेस मटन एंड उसी के प्रोपोर्शनेट मैंने चने की दाल भी भिगा दी थी रात में, सो दैट वो आज प्रॉपरली सोक्ड अप हो जाए। एक्चुअली शामी कबाब इज़ अ परफेक्ट आइटम ऑफ फूड जो आप सहरी में भी यूज़ कर सकते हो, इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हो और डिनर में भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसमें डालूँगी नमक। मैंने इसमें कुछ खड़ी मिर्च डाली हूँ रेड, शान का शामी कबाब मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड 1 टेबल स्पून बोथ। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे प्रेशर कुक के लिए चढ़ा दूँगी। ध्यान दें कि आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालना, बिकॉज जैसे जैसे मटन कुक होगा वो भी पानी छोड़ेगा और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा एंड देन कबाब की बाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ मेरा मटन अच्छे से कुक हो गया है। यू कैन सी द टेक्सचर एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए कबाब के लिए। अब देखो, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मिक्सचर को आप अच्छे से ठंडा होने दें। यहाँ आफ्टर 1 आवर मेरा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा डालकर चॉपर में पीस दूँगी। अगर आप चाहे तो आप शामी कबाब का मसाला घर पर भी बना सकते हैं। यूजुअली मैं घर पर ही बनाती हूँ, बट नाउ आई हैड मेनी अदर थिंग्स टू बी डन, तो मैंने शान का रेडीमेड मसाला ले लिया था। इसी के साथ थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना भी मैंने वॉश करके ड्राई कर दिया था और इसी के साथ मैं उसे पीस दूँगी सो दैट वो अच्छे से बारीक हो जाए। So if you are new to my channel, I'm a hijabi mom of 2 boys staying in Canada and I share my lifestyle, my motherhood and my immigration journey. तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, अगर आपने भी ऐसे कुछ मेक एंड फ्रीज फूड आइटम्स अगर बनाए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैं इतने सारे आइटम्स भी बना रही हूँ, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो इफ्तार का स्नैक है वो है मूंग दाल का भजिया एंड वो भी वो वाला जो सिर्फ मेरी मम्मी बनाते थे, बिकॉज वो एकदम ही परफेक्ट बनाते थे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड टेस्ट वाज सो सो अमेजिंग। वो हम लोगों के इफ्तार प्लेट का सबसे सबसे हीरो प्रोडक्ट था एंड आई रियली रियली मिस दोस भजिया एंड द टेस्ट विच शी यूज्ड टू मेक। वैसे आप लोगों का इफ्तार प्लेट में कौन सा फेवरेट स्नैक होता है, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ मेरा शामी कबाब का बैटर रेडी हो गया है एंड साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पे मेरी खजूर और इमली की चटनी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज ये तो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है इफ्तार में। दही वड़े और भजिए में तो ये लगता ही लगता है। तो यहाँ मैंने ले लिए थे अराउंड 10 to 20 पीसेज ऑफ डेट्स, थोड़ी सी इमली, और उसको मैंने डीसीड कर दी थी दोनों को भी। और यहाँ मैंने दोनों में गर्म पानी डाल के उसे थोड़ा सोक करने के लिए छोड़ दी थी। जब तक वो 2 इंग्रेडिएंट सोक हो रहे थे, मैं यहाँ शामी कबाब की टिकिया बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने हाथ को थोड़ा सा ऑयल करी सो दैट वो स्टिक ना हो जाए और फटाफट से मैंने शामी कबाब को शेप करना स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक दिस वॉज वेरी स्मूथ एंड फास्ट बिकॉज मेरे जो कबाब की कंसिस्टेंसी थी वो एकदम बराबर आई थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये करने के लिए। आई क्विकली शेप्ड अप कबाब्स। तो शामी कबाब अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली तवे पे आप सेक भी सकते हैं, बिकॉज ये तो पूरा पक ही चुका है। और अगर आपको चाहिए तो आप उसे अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। सो आइदर वे यू कैन मेक इट, बट दोनों में भी वो अमेजिंग ही टेस्ट होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट शामी कबाब है कि उसमें बहुत कम से कम तेल यूज़ होता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टू गो इफ्तार स्नैक। हेल्दी भी है बिकॉज हाई इन प्रोटीन है, उसमें है चना दाल, मीट है, तो इट्स वेरी गुड। तो यहाँ मेरी चटनी के दोनों भी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से सोक हो गए थे, मैं वही चेक कर रही थी, दोनों सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से।
तो अब इन दोनों को मैं मिलाकर पीस दूंगी और आई विल यूज़ द वाटर जिसमें मैंने उसको सोक करी थी, बिकॉज इसके अलावा भी आपको और पानी लगेगा बाद में, बिकॉज हमने इसे पकाना भी है आगे जाके। मैं यूजुअली दोनों को मिक्स करके पीसना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना उसका जो स्क्रैप निकलता है ना वो बहुत कम से कम होता है, वेस्टेज बहुत कम से कम होता है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। तो मिक्सचर तो मेरा बहुत ही अच्छे से ज़्यादा ब्लेंड हो गया, बिकॉज अच्छे से सोकअप हो गया था। तो अब मैं इस मिक्सचर को स्ट्रेनर में डाल के उसे स्टर करूंगी ताकि उसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए चटनी के जैसी। तो जैसे आप स्टर करोगे तो आपको उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, बिकॉज पल्प बहुत ही ज़्यादा थिक होता है जब वो पिस जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको स्टर करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली और फास्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम स्क्रैच निकला है। और अब मैं रखूंगी कढ़ाई और उसे एकदम ही स्लो फ्लेम में मैं ये दोनों मिक्सचर उसके अंदर डाल दूंगी। बट आई विल ऐड सम मोर वाटर, बिकॉज इसे मुझे और बॉईल करना है। आई हैव टू पुट सम मोर इंग्रेडिएंट्स टू मेक इट मोर टेस्टी। कढ़ाई में उसे डालने के बाद मैं उसमें डाल दूंगी पेपरिका पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 2 टीस्पून। अब जो स्पाइसी आपको करना है ना चटनी, तो यू टेस्ट लेटर, और अगर आपको और स्पाइसी करना है तो आप पेपरिका पाउडर और डाल सकते हो। तो मैंने बाद में वापस से डाली थी बिकॉज मुझे और स्पाइसी चाहिए था। और ये है गुड़, जो कि है गेम चेंजर ऑफ द चटनी। इसको चटनी में डालने के बाद तो चटनी का टेस्ट इज ऑन द 7th क्लाउड। और थोड़ा सा नमक भी डालना आपके टेस्ट के हिसाब से, और फिर उसको एकदम स्लो फ्लेम पे पकने देना जब तक कि वो अपनी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। उसे बीच बीच में स्टर भी करते रहना, बिकॉज नहीं तो वो पल्प साइड में जमने लग जाता है एंड देन इट गोज वेस्ट। सो यहाँ मैंने मेरी चटनी चढ़ा दी थी, अब वो स्लो स्लो पक रही है। सो जो शामी कबाब है ना गाइस, उसे शेप करके मैंने फ्रीजर में रख दी हूँ, बिकॉज फिर वो स्टोर करने के लिए इजी हो जाता है। वो टूटते नहीं है अगर आप उसको फ्रीज करके छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के रख दो। तो आप देख सकते हैं चटनी को बॉयल आ गया है एंड दिस इज द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी फॉर द चटनी। एंड चटनी पूरी तरह से पक गई है। दिस इज द फाइनल टेस्ट ऑफ माई चटनी। तो अभी मैं फ्लेम बुझाकर उसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी, बिकॉज मैंने इसे फ्रीज करना है बाद में। और यहाँ मेरे शामी कबाब भी हल्के फुल्के से फ्रीज हो गए, तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखी थी। तो आप देख सकते हैं एक बार ये फ्रीज हो गए ना तो बहुत इजी हो जाता है इन्हें स्टोर करने के लिए। एटलीस्ट टूटने का टेंशन नहीं होता है, वरना अगर आप उसे डायरेक्टली रखोगे तो फिर आप उसे एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, बिकॉज अगर एक के ऊपर एक आप उसे फ्रीजर में रखोगे तो चांसेस है कि वो दब जाए या टूट जाए। सिंस मेरे फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतने सारे एयर टाइट कंटेनर्स रखूं, बिकॉज दूसरा भी नॉनवेज सामान होता है, सो आई प्रेफर पुटिंग इट लाइक दैट। तो अब शामी कबाब तो मेरे रेडी हो गए हैं एंड रेडी टू फ्रीज भी हो गए। और यहाँ मेरे चटनी का जो बैटर है वो भी अच्छा खासा ठंडा हो गया है। तो पहले तो मैं उसे एक कांच के जार में भरूंगी, जो मुझे डेली यूज के लिए लगेगा डिप के लिए। और उसके अलावा मैं जो बाकी की चटनी है ना, मैं उसे आइस क्यूब ट्रे में डालूंगी और फिर मैं उसे फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी। तो अगर आप उसे आइस फॉर्म में अगर फ्रीज करोगे ना तो आप अराउंड 6 मंथ तक उसे फ्रीज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और जो मैंने जार में डाली है वो मुझे अराउंड 1 मंथ तक के लिए फ्रिज में स्टोर हो जाएगी आराम से। आप चाहे तो डायरेक्टली एयरटाइट कंटेनर में डाल के भी फ्रीज कर सकते हैं, बट एज आई मेंशन फ्रिज में मेरे ज़्यादा जगह नहीं है, सो आई मेक द मोस्ट ऑफ पॉसिबल वे आई कैन डू टू गेट स्पेस इन माई फ्रिज। तो ये जैसी आइस क्यूब्स बन जाएगी ना तो इसे मैं एक एयरटाइट बैग में डाल के स्टोर कर सकती हूँ और ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। तो यहाँ मेरी चटनी फ्रीज करने रख दी हूँ। अब मैं मेरे थर्ड फूड आइटम पे आ गई हूँ एंड दैट इज़ द चिकन नगेट्स। ये बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट होता है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू मेक। सो मैं यहाँ बना रही हूँ तंदूरी चिकन नगेट्स, नॉट द नॉर्मल वन। तो इसके जो मसाले हैं वो बहुत ही बेसिक है। इसमें जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर, तंदूरी मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सब डाल के मैं इसको एक बार ग्राइंड कर दूंगी अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने एक बड़ा सा ऑनियन भी लिया था, उसे भी मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर ग्राइंड कर दिया।
द रीज़न मैं सब एक साथ नहीं डाल रही थी बिकॉज़ उससे ब्लेड ख़राब होने का इश्यू हो जाता है एंड वी ऑल नो कि यहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर ऐसा कुछ रिपेयरिंग का काम आ जाए तो बहुत मसले हो जाते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक साथ नहीं भर दूँ उसे और स्लोली अपना प्रोसेस आगे बढ़ाऊँ। फिर जैसे ही ये हो गया, मैंने इसके अंदर अराउंड 3 टू 4 ब्रेड के स्लाइसेस भी कट करके डाल दिए थे सो दैट आई कैन डू द बाइंडिंग ईज़िली। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, बट मेरे पास ब्रेड अवेलेबल था तो आई चूज़ दिस। तो यहाँ मेरा नगेट्स का मिक्सचर भी पूरी तरह से रेडी हो गया है एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी यू शुड गेट फॉर द नगेट्स। तो नगेट्स के लिए भी मैंने मेरे पाम्स को अच्छे से ग्रीस कर दिया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। और मेजरमेंट के लिए मैंने एक स्पून ले ली थी सो दैट मेरे जो नगेट्स है वो छोटे बड़े या मोटे ना हो एंड सेम साइज एंड शेप में रहे। शेप तो आप जैसा चाहे आप दे सकते हैं, स्क्वायर दे दे, सर्कल दे दे, आपको जैसा जो रखना है वो आपकी चॉइस है, बट मेजरमेंट के लिए आप ज़रूर से एक स्पून का यूज़ करना, तो आपका नगेट्स जो है ना वो सब सेम साइज का होगा। ओके, सो नगेट्स में दिस इज़ अ स्लाइटली चैलेंजिंग पार्ट, बट इसके बाद इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। तो नगेट्स बनाने के बाद भी ना मैंने उस सबको थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर दिया था बिकॉज उसके बाद उसे डिप करके बनाने के लिए ना बहुत इजी हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको टूटने का टेंशन ही नहीं रहेगा नगेट्स का। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में ले ली थी ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। यहाँ मैंने ले ली अंडा, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के उसे फेंट दी हूँ अच्छे से। एंड आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स घर पे भी बना सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ अवेलेबल था तो आई यूज्ड दिस। सिंस मेरे जो नगेट्स है वो थोड़े से फ्रीज्ड है तो बहुत ही इजी हो गया था। और हाँ, मैंने ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा और तंदूरी मसाला डाल दिया है सो दैट उसका फाइनल टेस्ट भी अच्छा है। तो पहले हम डालेंगे उसे ऑल पर्पस फ्लावर में, एक्स्ट्रा डस्ट कर देना है, फिर हम डालेंगे उसे अंडे में, फिर एक फोक की मदद से हम उसे अच्छे से अंडे से भी कोट कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत इजीली हो जाता है वो अगर आप उसे पहले ही फ्रीज कर देते हैं। ये मैंने डाल दिया है ब्रेड क्रम्स, अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करके हम उसे रख देंगे साइड में और ऐसे ही एक एक करके हम सारे नगेट्स को कोट कर देंगे। सो ये जो मेरा आगे का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और स्मूथली चला गया और बहुत ही फास्ट मेरे काफ़ी सारे नगेट्स बन गए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह से ये पॉइंट में मैं बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड और रिलैक्स थी बिकॉज़ मेरा काफ़ी सारा प्रिपरेशन हो गया है रमज़ान का। सो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स टीमू से ऑर्डर किए हैं फॉर डेकोरेशन एंड कुछ मैंने डॉलरामा से भी ख़रीदा है बिकॉज़ जैसे हम वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे इस सब चीज़ का इतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो बच्चों के लिए वो मैं ज़रूर से करूँगी सो दैट उनका रमज़ान का एक्साइटमेंट बना रहे एंड दे रियली एन्जॉय द रमज़ान। सो यहाँ मेरी चटनी भी अच्छे से फ्रीज हो गई है एंड द टेक्सचर इज़ परफेक्ट टू गो इन द फ्रीज़र नाउ। अब मैं इसे क्विकली आइस क्यूब ट्रे से निकाल कर एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दूंगी। द रीज़न मैंने इसको बैग में नहीं डाली है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा थिक है और थिक होने की वजह से ना ये बहुत ही आसानी से टूट सकता है फ्रीज़र में। सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फ्रीज्ड एंड स्टॉक्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या फ्रीज करके रखा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट गाइज एज इट विल रियली हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। तो नगेट्स भी मैंने थोड़ा टाइम फ्रिज में रखी थी सो दैट वो थोड़े से हार्ड हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी रेडी है। मैंने क्विकली उन्हें भी एयरटाइट बैग्स में डाल के पैक कर दिया था। तो ये है मेरी तैयारी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। रमज़ान करीम टू ऑल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।